तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम और स्वागत है आप सभी का वीडियो के नंबर 3 मतलब हिस्ट्री आईसीएससी के चैप्टर नंबर 3 में। जी हाँ, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपकी आईसीएससी की हिस्ट्री और सीबीएसई की पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको चैप्टर 1 और 2 कैसा लगा है। अगर आपने अभी चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केमिस्ट्री का कोर्स बच्चों पूरी तरीके से आईसीएससी का खत्म हो चुका है, बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिजिक्स मैथ्स में हम थोड़े पीछे हैं तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री। आपके फिजिक्स और मैथ्स आपके बोर्ड एग्जाम तक लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट टीचर के सामने, यानी कि आदेश तिवारी सर के साथ, जो कि आपको पढ़ाते हैं अभी हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों के लास्ट में ट्री आ रहा है, हमें पेड़ों से बहुत प्यार है। तो चैप्टर नंबर 3 है बच्चों फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आपने बच्चों वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की तो उसको जाके जरूर देखें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात, नोट्स अगर आपको चाहिए तो पूरी तरीके से फ्री है। ये एकमात्र चैनल है बच्चों जो आपको सब कुछ फ्री दे रहा है फॉर बोथ आईसीएससी एंड सीबीएसई क्लास 10th 11th एंड 12th। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना है। किसी पर्सनल क्वेश्चन के लिए हमें इंस्टाग्राम पे जरूर मिले। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, क्यों हुई थी, उसके बाद क्या चेंज आया, और हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कि हमने अपने देश के लिए क्या किया, कैसे किया, और क्या क्या मूवमेंट्स आए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड बच्चों, किसी का तो कॉल आ रहा था तो उसको थोड़ा देख लिया जाए और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की बच्चों। तो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। कौन से 3 फेज में डिवाइड किया जाता है इसकी बात करते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि 1885 से 1907 तक चला। फिर असर्टिव नेशनलिज्म जो 1907 से 1960 तक चला। और फिर फाइनली द मोस्ट फेमस द गांधीयन एरा फ्रॉम 1915 टू 1947 चला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई या सिर्फ असर्टिव ने दिलाई या फिर अर्ली ने दिलाई। दिस इज अ डोमिनो इफेक्ट, दिस वाज अ डोमिनो इफेक्ट एक्चुअली। एंड व्हाट डू वी मीन बाय डोमिनो इफेक्ट? डोमिनो बच्चों वो गेम होता है जब आप कई सारी लकड़ियां एक साथ रखे रहते हैं और एक एक करके एक गिराने पे सब गिरती हैं। तो सभी लोगों ने सही काम सही समय पे किया, इसीलिए एक चीज फॉल हुई और एक बड़ी चीज फॉल हुई। तो हम पढ़ने वाले हैं अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। तो पहले जानते हैं अर्ली नेशनलिस्ट होते क्या हैं, कौन थे, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बच्चों वो जनरली हायर क्लासेस से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने इनिशियल ईयर्स में फॉर्म भी इन्होंने किया था और लीड भी इन्होंने किया। ये क्या थे, ये अधिकतर बेटर मतलब मिडिल के हायर मिडिल क्लासेस से आते थे या मिडिल क्लास से आते थे, जिसमें एजुकेटेड लोग प्रेजेंट होते थे, जैसे कि लॉयर, बैरिस्टर, टीचर्स और ऑफिशियल। ये पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ही गरीब लोग नहीं थे। ये सारे वेस्टर्न थॉट से बहुत ज्यादा ही इंस्पायर्ड थे और इनका मानना था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो वो हमें पीसफुल तरीके से मिलेगी। प्रोटेस्ट तो भले ही करें पर लड़ाई झगड़ा करके प्रेशर डालने से नहीं मिलने वाली है। और इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट मानना क्या था कि हमें पूरी तरीके से आजादी नहीं चाहिए, अपने अंदर रूल करने दीजिए, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लैंड में जो था, इनकी सारी पढ़ाई वहीं से हुई थी और इनका ब्रिटिश जस्टिस में बड़ा ही ज्यादा मानना था, फेथ था। इनके हिसाब से प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रिटिश बेकार है, प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं था कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये जो इनकी थी, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है बच्चों। आगे की अगर हम बात करते हैं तो इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। ये बहुत ही ओपन माइंडेड थे, ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे थे तो ओपन माइंडेड तो होंगे ही। और मॉडरेट पॉलिटिशियंस थे। मॉडरेट पॉलिटिशियंस का मतलब बच्चों, ये बहुत ज्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं घुसते थे, बट ये काम करने की कोशिश करते थे। आप कह सकते हैं कि एज अ पार्ट टाइम जॉब आप कह सकते हैं। इनिशियली दे स्टार्टेड लाइक दैट, बट आफ्टरवर्ड्स इन्होंने बहुत काम किया है, अभी आपको पता भी चलेगा। ये ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल थे क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छे हैं, खराब नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया, ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो चाहते नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है ना भाई,
जब पता ही नहीं है तो काम कहां से होगा। इनका डिजायरमेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। इनका ये नहीं मानना था कि हमें आप आजादी दे दीजिए, आप हमें सेल्फ गवर्नेंस दीजिए और ब्रिटिश एम्पायर को रखे रहिए। ठीक, ये रिफॉर्म्स तो मांगते थे बहुत तेजी से, बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क पे, कि ठीक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ सही है तो उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें ये चेंज करके दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप शादी में गए, आपको शादी करानी है किसी की, आप किसी वेंडर के पास गए कि भाई हमें शादी करानी है, तो उसने बताया कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो आप कहे ठीक है इसमें इतना ही करो, बस ये थोड़ा सा चेंज ला दो। तो यही काम ये लोग भी कह रहे थे। इनका कहना था कि ब्रिटिश को इंडिया से कनेक्शन रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड और इंडिया दोनों के लिए बढ़िया है, और इसीलिए ये छोटे छोटे मॉडरेट रिफॉर्म्स ही मांगते थे, इसीलिए इन्हें मॉडरेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके बेसिक बिलीफ की बात करते हैं बच्चों। क्या थे इनके बेसिक बिलीफ्स, किन चीजों पे मानते थे? देखिए, आपके जो पॉलिसीज होते हैं, आप जिन चीजों पे मानते हैं, आप लोगों को, चीजों को उसी नजरिए से देखेंगे। अगर मेरा मानना है कि हमें लोगों को हमेशा चेक करना चाहिए, देख के चलना चाहिए, तो हम हमेशा उसी तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बेसिक बिलीफ्स की बात करते हैं, ये क्या क्या मानते थे, कैसे कैसे मानते थे। तो सबसे पहला इनका ब्रिटिश जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में बहुत ज्यादा मानना था, पूरी तरीके से मानते थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश इन्हें होम रूल दे। होम रूल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक सेकंड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो जरूरी लगता है। ओके, नाउ इट इज बेटर, है ना। होम रूल का मतलब इन्होंने ये कहा कि आप हमारे ऊपर राज करिए, हमें कोई कष्ट नहीं है, बट हमें अपने ऊपर रूल करने दीजिए, हमें कष्ट होगा तो हम आपके पास पहुंचेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मम्मी पापा आप लोग को कह देते नहीं, तो अभी आपने टीचर्स डे मनाया, तो कई स्कूल में क्या होता है, टीचर्स डे के दिन सारी तैयारियां, सारे अरेंजमेंट्स बच्चे करते हैं, टीचर कोई काम नहीं करते हैं, टीचर बस ओवरलुक करते हैं। तो वो काम ये भी चाह रहे थे। ठीक है, इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल के बहुत सारे बेनिफिट्स है, और इनका सही भी मानना था। क्योंकि देखिए बच्चों, ये बहुत बार हमने सुना है, हम बिलीव भी करते हैं कि नथिंग इज व्हाइट और ब्लैक। कोई भी चीज पूरी तरीके से अच्छी या पूरी तरीके से खराब नहीं हो सकती। थिंग्स आर ऑलवेज ग्रे। अब ये बात अलग है कि उसमें व्हाइट ज्यादा है या ब्लैक ज्यादा है। जिसमें ब्लैक ज्यादा है वो खराब कहलाता है, जिसमें व्हाइट ज्यादा है वो थोड़ा बेटर कहलाता है। बट नो वन कैन बी प्योर व्हाइट और प्योर ब्लैक, देयर इज ऑलवेज ग्रे। ठीक है, तो और ये सही बात है, ब्रिटिशर्स ने कई सारी चीजें सही की। क्या? सती प्रथा को उन्होंने एबॉलिश करवाया, चाइल्ड मैरिज एबॉलिश करवाई, अनटचेबिलिटी एबॉलिश करवाई, और ये सारी चीजें एक्चुअली बहुत ही बेकार थी। इन्होंने सोचा कि ब्रिटिश जो है इंडियंस को हेल्प करेंगे गवर्न करने में वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। जैसा कि आपको पता है ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स पे बहुत बिलीव करते थे, और इसीलिए इनका मानना था कि हमारा स्टैंडर्ड भी वहां तक पहुंचना चाहिए। और इनका मानना था कि इंडिया की जो पावर्टी है, इंडिया की जो प्रोग्रेस है, वो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के कारण, ब्रिटिश रूल के कारण नहीं बढ़ रही है, बल्कि इंडियन ही इकोनॉमिकली पीछे हैं। तो देखिए ये प्रूव करता है, यहां पे किसी ने मैसेज किया था बच्चों, यहां पे ये बात प्रूव करती है कि जब आप कहीं पे नहीं रहते हैं, आपको चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। दे वर नॉट रॉन्ग, दे वर नॉट ब्रॉट अप इन दैट कंडीशन। क्योंकि ये एजुकेटेड क्लासेस से थे, तो इनको वो सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ती थी जो एक्चुअली हमारा मास, हमारे लोअर क्लासेस को फेस करनी पड़ती थी। तो इनका मानना था कि हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, ब्रिटिशर्स का इसमें कोई हाथ नहीं है। और इनका मानना था कि अगर हम पेशेंस से काम करेंगे और पीसफुल मेथड्स अप्लाई करेंगे, तो जहां तक इन्हें पहुंचना है वहां तक ये पहुंच जाएंगे। ठीक, अब इनके डिमांड्स क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे, जैसा कि आपको पता चला। सेल्फ रूल चाहते थे, बट ब्रिटिशर्स के अंडर चाहते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ डिमांड्स थी, और सिविल राइट्स। आइए एक एक करके इसके बारे में भी जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, सबसे पहला इनको क्या था कि इंडियन मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में, उसमें इंडियंस को लार्ज शेयर दीजिए, अधिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि इंडियंस को पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा इनका मानना था कि हमें फ्रीडम एक ग्रेजुअल प्रोसेस से मिलेगी, ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन उठे, लड़ाई की और फ्री हो गए, ऐसा नहीं होगा। इनका मानना था कि इंडियन काउंसिल को एबॉलिश किया जाए। ठीक है, क्योंकि इंडियन काउंसिल में इंडियन को तो रखे ही नहीं थे ये लोग।
और लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी, जो आप सिविक्स में पढ़ेंगे, वो भी आपको हम ही पढ़ाने वाले हैं, इसका एक्सपेंशन चाहते थे। और इनका मानना था कि इन काउंसिल्स में इंडियन के नंबर्स और उनकी पावर बढ़ाई जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर किसी भी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जैसे कि आजकल की डेमोक्रेसी में है सबका रिप्रेजेंटेटिव, तो उन पे टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कि इनको जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से एकदम सही काम कर रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे। दे डिडंट जस्ट नो, इनको पता ही नहीं था। इसके बाद आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म से यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात पता चलेगी, अगर आप थोड़ी सी भी इकोनॉमी पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो आपको ये पता जरूर होगा कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हमारे जो बजट्स आते हैं बच्चों, जो हमारे बजट्स आते हैं, वो जनरली जितने भी बजट्स आए हैं उसमें अधिकतर पैसा हमारे एग्रीकल्चर पे ही खर्चा हुआ है। हम जब से आजाद हुए तब से लेके अभी तक। अब इंडस्ट्रीज पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहां से भी दिखेगा, इवन दो दे आर मॉडरेट्स, दे बिलोंग टू अ बेटर क्लास, दे बिलोंग टू मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास, एजुकेटेड, बट इन्हें भी पता था कि इंडिया किस पे काम करता है बच्चों, इंडिया वर्क्स ऑन एग्रीकल्चर। अब आइए देखा जाए आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक पैसे के रिफॉर्म्स में क्या क्या मांगा। ठीक है, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, जो अनजस्ट जमींदार हैं उनसे पीजेंट्स को बचाया जाए, एग्रीकल्चर। इन्होंने कहा कि आर्मी में पैसा, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या थे, वो सिर्फ आर्मी पे पैसा खर्चा करते रहते थे हमेशा और लगातार। वो आर्मी को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, क्योंकि वो तो इंडिया में कब्जा लेने ही आए थे और किसी काम से तो आए नहीं थे। ठीक, तो इन्होंने कहा कि आर्मी पे सिर्फ खर्चा करने के बजाय आप वेलफेयर एक्टिविटीज पे खर्चा कीजिए, हेल्थ और एजुकेशन पे जैसे। ठीक, इंडिया की ग्रोइंग पॉवर्टी को लेके और फेमाइंस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थे, जो आपको पीछे भी बताया गया कि इनको क्या लगता था कि इंडिया इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, इंडिया इसलिए पीछे है क्योंकि इकोनॉमिकली हम पीछे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है, और जो कि एक समय सोने की चिड़िया थी। इन्होंने कहा जितने भी पीजेंट्स हैं उनके लिए एग्रीकल्चरल बैंक सेटअप किया जाए, जहां पे उन्हें सस्ते में पैसा मिल सके। बैंक्स, इरिगेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए, और आयरन, शुगर और कोल, इन सारी चीजों को डेवलप किया जाए। ठीक है, और जितने भी टैक्स चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। और जो चीज एक्सपोर्ट होती थी वो एक्चुअली ड्यूटी फ्री या कम टैक्स पे होती थी, और इंपोर्ट हैवी टैक्स पे होती थी। तो इनको लगा कि अरे ब्रिटिशर्स को तो ये बात पता ही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये भी कम करिए। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कष्ट क्या था उस वक्त कि देखिए इंडियंस जो भी थे उनको हायर पावर पे हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं दी जाती थी। एग्जाम जो होते थे वो अलग अलग होते थे, अलग अलग समय पे होते थे, और अगर सेम पोजीशन पे रख भी दिया गया तो जो पे था वो अलग अलग था। जैसे अगर हम किसी हायर पोस्ट पे हैं, हम ब्रिटिशर हैं, कोई इंडियन है वो हायर पोस्ट पे है, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, उसे रिलेटिवली कम पैसा या आधा पैसा भी मिल सकता है। ठीक, तो इनका क्या पहली मांग थी कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है वो इंग्लैंड और इंडिया में सेम समय पे हो। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। एग्जीक्यूटिव बच्चों वो होता है जो रूल्स को फॉलो करवाता है, लाइक आईएएस एंड पीसीएस, एंड जुडिशरीज आर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनका मानना था कि आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट को कैंसिल किया जाए। अब देख ही रहे हैं कि अमेरिका में कैंसिल्ड है, तो कहीं भी लोग घुस के बंदूक चला दे रहे हैं, बच्चे चला दे रहे हैं, तो कम से कम ये तो नहीं कैंसिल होना चाहिए। और जैसा कि बताया कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे एम्प्लॉयमेंट दी जाए इंडियंस को, प्राइमरी एजुकेशन लोगों में फैलाई जाए, और पुलिस सिस्टम को बेटर किया जाए। तो ये ओवरऑल पढ़ाना चाह रहे थे, एग्रीकल्चर को ग्रो करना चाह रहे थे। बट एकमात्र इनकी प्रॉब्लम जो हमें लगती है और जो आगे भी लोगों को लगी, कि इन्हें ये लगता था कि ब्रिटिशर्स को चीजें पता नहीं है, ब्रिटिशर्स गलती कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिशर्स को बताना चाह रहे थे, और इनको लग रहा था ब्रिटिशर्स हमारे फायदे का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकी गलती थी, लिटिल बिट, प्रिटी लिटिल बेबी। अब और ये क्या मांग कर रहे थे, इनके कुछ मांग बहुत बढ़िया बढ़िया लगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, एबॉलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखिए उस वक्त क्या रूल था, कभी भी किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, मतलब किसी भी इंडियन को, उसके पास कोई राइट्स नहीं है, जैसे आजकल फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल। और एक राइट इनसे छीना गया था असेंबल करने का, मतलब इकट्ठा होने का और एसोसिएशन फॉर्म करने का, वो भी इनसे छीन लिया गया था। ठीक है, तो ये सारी बहुत ही चीजें थी जो इन्होंने मांग की थी। अब आपको अगर लग रहा होगा कि अरे
सर तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, तो देखिए इन्होंने भी स्ट्रगल किया जो इनकी बिलीफ थी उसके हिसाब से। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको ये लगता है कि अरे भाई साहब हमें तो सब आता है, हमारी तैयारी पूरी है, सर मार्क्स काट ले रहे हैं, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कम है तो आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको जो मेथड पता होगा, जो तरीके पता होंगे, जो गलती पता होगी, आप उसी पे एक्ट करेंगे। और इन्होंने भी यही किया। इन्होंने मीटिंग्स हेल्ड की, स्पीचेस दी, रिजोल्यूशन पास किए, प्रेस का यूज किया। प्रेस जैसे देखिए उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं कि हम ऐसे फोटो डाल दिए कि देखिए भाइयों हमारे ऊपर ब्रिटिश अत्याचार कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, तो कोई मतलब नहीं था। तो इन्होंने प्रेस का यूज किया था, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए। मेमोज भेजते थे, पेटिशंस भेजते थे। ये इनका पहला मेथड था, सिंपल सा मेथड। 2 मेथड यूज किए। सेकेंड मेथड इनका थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा डिमांडिंग था। क्या था वो? इसमें सबसे पहली चीज थी 3 P's, जहां पे ये पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट करते थे। प्रेयर का मतलब ये नहीं कि भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से प्रे करते थे कि मान जाओ यार, इंसान नहीं हो क्या, कैसे कर रहे हो, ये काम ये करते थे। इसके बाद वीकली जर्नल एक था, इंडिया पब्लिश करते थे, जहां पे इंडिया का केस ब्रिटिश पब्लिक के सामने रखते थे, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर ब्रिटिश पब्लिक जो है वो अगर दबाव बनाएगी तो शायद कुछ काम हो जाए। और इंडियन लीडर्स कई सारे थे, आगे आपको पता चलेगा, जो ब्रिटेन तक ट्रैवल करते थे और वहां के पार्लियामेंट को अवेयर कराते थे, क्योंकि इनको क्या लगता था कि लोगों को पता नहीं है, तो इसी कारण ये भी होता था। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्ली फेज के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, और उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए फोटो भी लगाई गई है क्योंकि फोटो आपके क्वेश्चंस में आती है। अब क्या क्या किया इन्होंने? ये इंग्लैंड में रहे हैं और इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर बन के इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की 1865 में विद डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे, अभी आपको बताएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको बताया जाता था। तो कौन कौन दिखाता था कि क्या कष्ट है? यही भाई साहब। इन्होंने आईसीएस एग्जाम और लंदन और इंडिया में सेम टाइम करवाया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था लंदन में। तो देखिए इनकी ये सारी अचीवमेंट्स थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका रोल क्या था? 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं भाई, 3 बार। कब कब? 1886, इसके जस्ट पहले 1885 में कांग्रेस बना होगा, फिर किसी का मैसेज था, सॉरी, 1906 1885 में, सॉरी, सूरत स्प्लिट हुआ था, 1906 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जा रहा था, और एक 1893 में। इन्होंने बहुत बड़े बड़ी चीजें लेके आई, फेमस नहीं किया इन्होंने, लेके ही आए थे। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के जो रिजोल्यूशन आए थे, इन भाई साहब के प्रेसिडेंटशिप में आए थे। और इन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ड दिया था, स्वराज, सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। बाद में लाल बाल पाल का ट्रायो जो आया, उन्होंने बहुत फेमस किया, उन्होंने बहुत यूज किया, बट पहली बार स्वराज का नाम इन्होंने ही लिया था। ठीक, इन्होंने इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया दिखाई, लोगों को बताया कि इंडिया के प्रोग्रेस में क्या रोड़े हैं, क्या अड़चन है, दिक्कतें हैं, और ब्रिटिशर्स के कारण है। तो ये दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे भाई। अगले आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब। अब अगर आपको लग रहा है कि ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बट इनके नाम के नीचे देखिए, ही वॉज मेंटर ऑफ गांधी जी। गांधी जी को सिखाने वाले उनके मेंटर, मार्गदर्शक ये थे। तो मार्गदर्शक बड़ा जरूरी है, और इनके काम से आपको यह भी पता चलेगा कि गांधी जी ने जो चीजें सीखी थी वो कहां से सीखी थी, कहां से इंस्पिरेशन ली थी। और अभी टीचर्स डे तो बीता ही है, तो आपको पता ही है कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपके पास रोल मॉडल नहीं है, आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, तो यू विल नॉट अचीव हाइट्स। यू शुड नीड अ रोल मॉडल। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हाईली क्रिटिसाइज किया कि आप आर्मी पे ही सब कुछ खर्चा कर रहे हैं, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और इन्होंने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी पास किया था। अब ये क्या है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। ये आईपीएससी के मेंबर भी थे और इंडियन का नंबर्स बढ़ाने में, हायर सर्विस में बहुत ज्यादा इन्होंने योगदान दिया, बहुत कोशिश की। इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल रोकने की कोशिश की जब ये इंग्लैंड गए थे। तो इन्होंने एसआईएस, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, 1905 में स्टैब्लिश की थी, जिसका मेन एम क्या था, नेशनल लीडर्स को ट्रेन करना जो नेशन को सर्व कर सके। क्योंकि इनका मानना था, और ये सच बात भी है बच्चों, कि अगर कई सारे भेड़ रहेंगे तो उन भेड़ को लीड करने के लिए कोई शेर चाहिए। इंडियंस के पास पावर थी, विल थी, बट दे ऑलवेज नीडेड अ लीडर। लाइक वी ऑलवेज, एवरी पर्सन नीड्स अ लीडर जो उनको लेके चल सके, जो जिम्मेदारियां ले सके। इसीलिए इन्होंने ऐसा कुछ बनाया कि हम लीडर्स को ट्रेन करेंगे।
इसके साथ ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1902 में मेंबर थे, जहां पे इन्होंने सॉल्ट ड्यूटी रिड्यूस करने के लिए कहा, एक्साइज ड्यूटी कॉटन गुड्स पे कम करने को कहा, टोल टैक्स कम करने को कहा, प्राइमरी एजुकेशन का बिल कम करने को कहा, एजुकेटेड इंडियंस के बेटर जॉब्स की बात की और लैंड रेवेन्यू कम करने की बात की। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि गांधी जी ने जो कई सारी चीजें की है वो यहीं से तो सीख के की है भाई, अपने गुरु से ही तो सीखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहलाते हैं। ये रॉन्ग पॉलिसी, जितनी भी ब्रिटिशर्स की रॉन्ग पॉलिसी थी उसके खिलाफ काफी लड़े थे और पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट किया था। इन्होंने ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जो बाद में इवेंचुअली कांग्रेस में मिल गई थी। इन्होंने इसकी स्थापना 1883 कोलकाता में की थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 साल बाद जाके मिल गई थी। इनके आइडियाज क्या थे? ये एक न्यूज़पेपर एडिट करते थे जिसका नाम था बंगाली। लिखा हुआ है बगल में एक पावरफुल टूल, क्योंकि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है ये बात आपको पता है, और उस वक्त का सोशल मीडिया यही था। पहले के लोग सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, मेमोज पढ़ते थे, तो उस वक्त का इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप सब यही था, ठीक है। एक बुक भी ये देते थे, नेशन इन द मेकिंग, जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करती थी। इन्होंने आर्म्स एक्ट का अपोज किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अपोज किया, और आईपीएस एग्जाम, हो सकता है कई सारे आप में से बच्चे भावी आईपीएस हैं जो ये देख रहे होंगे, उसकी एज इन्होंने 21 से कम करके 19 करवा दी थी। और इन्होंने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स का अपोज किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल की भी अपोजिशन की थी। और यहां पे बच्चों खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था, धीरे धीरे करके हाफ ईयरली तक आपके सारे चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश की जाएगी। आपको बस एक काम करना है कि अगर अभी तक आपके दोस्तों ने ये चैनल नहीं देखा है, हमसे नहीं मिले हैं, तो जल्दी से उनसे शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय श्री राम, बाय बाय।